जय हिंद दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली समूह नाटो, आजकल उसकी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का जो निकल कर आया है आउटकम वो ये आया है कि चाइना इज़ अ थ्रेट। चाइना एक चुनौती है, उसे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। तो इसकी जो भी डिस्कशन है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि दोस्तों कोरोना पीरियड के अंदर अगर आप घर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए आप करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि क्लासरूम्स में तो आप जल्दी से जा नहीं पाएंगे, हालत ख़राब है और भले ही थर्ड वेव या सेकेंड वेव जा चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीनेशन धीरे है, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी खतरा टला नहीं है और एक साल तक खतरा टलेगा नहीं। वाई टू वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। इसलिए दोस्तों कम से कम आप हमारा एनसीईआरटी का जो कंसेप्टर बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को आप ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इस कंसेप्टर बैच को ज्वाइन कीजिए। अगले हफ्ते से हमारा नया बैच चालू हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम आपको एनसीईआरटी की यूपीएससी और पीसीएस का जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फीस बहुत ही नॉमिनल है बच्चों, 500 रुपीज़ पर मंथ। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कम है, किसी की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा या दबाव नहीं पड़ेगा। लाखों रुपए फीस की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। इस फीस को देने के बाद आप अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी के बेसिक्स को। दोस्तों अब आ जाते हैं नाटो के ऊपर। दुनिया में ये जितने भी देश हैं, यहां पर आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप को अगर आप देखें तो ये कोल्ड वॉर के पीरियड का मैप है। कोल्ड वॉर का मतलब ये कि जिस टाइम पर दुनिया जो है वो सोवियत यूनियन यानी रेड ब्लॉक और कोल्ड वॉर की फॉर्म में, या तो वो सोवियत यूनियन यानी जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट ब्लॉक, या फिर वो सोवियत ब्लॉक जिसे कहा जाता था, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी पूंजीवादी, इस दोनों के अंदर ये पूरे का पूरा बटा हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देख सकते हैं, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसे आयरन कर्टेन कहा जाता था। आयरन कर्टेन का मतलब दोस्तों ये होता था लोहे की चादर। लोहे की चादर का मतलब ये होता था कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है और लोहे की चादर ने इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। तो सवाल ये है, ये न्यूक्लियर वॉर की कहानी और कोल्ड वॉर की कहानी में ये नाटो कैसे बना, क्यों बना, कब बना, क्या ज़रूरत आन पड़ी, वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम सब डिस्कस करेंगे। तो सवाल समझिए दोस्तों, असलियत में दुनिया में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो वॉर इज़ अ रियलिटी, पीस इज़ अ मिथ। समझे? वॉर इज़ अ रियलिटी, पीस इज़ अ मिथ। इस दुनिया की सच्चाई क्या है? War is a reality of this world and peace is a myth. Reality of this world. War जो है, युद्ध जो है, वो इस दुनिया की सच्चाई है। Peace is a myth. जो शांति है वो तो बेवकूफ़ी है, इसके अंदर बहुत मतलब एक छलावा सा है। आप ज़्यादा पीस की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक तरफ है रिसोर्सेज यानी संसाधन, और दूसरी तरफ हैं एस्पिरेशंस। एक तरफ हैं रिसोर्सेज यानी संसाधन और दूसरी तरफ हैं एस्पिरेशंस यानी इच्छाएं। रिसोर्सेज की समस्या ये है कि ये लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज में तेल, गैस, कॉपर, आयरन, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, लैंड, स्पेस, हर चीज़ लिमिटेड है, कम है। वहीं दूसरी तरफ एस्पिरेशंस, जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। अब यहीं पर दोनों का खेल शुरू होता है। लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में दोनों के दोनों जो रिसोर्सेज हैं और एस्पिरेशंस हैं, इनकी वजह से वॉर होता है, और ये तब तक लड़ते हैं जब तक कि दोनों में से एक खत्म ना हो जाए या दोनों के दोनों थक ना जाएं। जब ये वॉर से थक जाते हैं तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए दोनों के दोनों ग्रुप्स शांत बैठते हैं, या फिर अगर एक हार जाता है तो दोनों के ग्रुप शांत बैठते हैं
और उस टाइम पर इस पीरियड को कहा जाता है पीस, यानी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन असलियत में ये लोग प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू वॉर, फॉर अ न्यू वॉर, असलियत में ये लोग एक नई लड़ाई को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और जब ये लोग नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी पीरियड को जब दो बड़े देश या दो बड़ी शक्तियां या दो बड़े ग्रुप्स युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, when they used to prepare for the next war, it is called, this period is called peace। इस काल को शांति कहा जाता है, इस काल को शांति कहा जाता है। यही पूरा का पूरा पीरियड है जिसे शांति कहा जाएगा और इसी को आप लोगों को समझना है। अब आप समझिए दूसरी चीज ये है कि जब भी वॉर यानी युद्ध लड़ा जाता है तो असलियत में दो पावर्स होती हैं, यानी पावर्स होती हैं यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन ये पावर अकेले कभी भी युद्ध नहीं करती। यहां पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं, यहां पर एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप। वॉर कब लड़ा जाता है? जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज हों, दो ग्रुप्स हों और ग्रुप्स के अंदर जो है कंपटीशन फॉर डोमिनेंस हो, कंपटीशन फॉर डोमिनेंस, यानी कि प्रभाव स्थापित करने के लिए यहां पर इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है। जब यह कंपटीशन होता है तो असलियत में दो ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, एक हो जाएगा ब्लॉक 1 और दूसरा हो जाएगा ब्लॉक 2। असलियत में ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं इसमें एक सुपर पावर इधर होती है और उसके फ्रेंड्स होते हैं और दूसरी सुपर पावर इधर होती है और इसके फ्रेंड्स होते हैं। असलियत में लड़ाई जैसे अमेरिका है तो अमेरिका को अगर रशिया से लड़ना है तो अमेरिका ने अपनी पावर को तो बढ़ाने के लिए और साथ में उस लड़ाई के एरियाज को डिवाइड करने के लिए और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को इस लड़ाई में अपने साथ शामिल कर लिया, अपने दोस्तों को इस लड़ाई के अंदर अपने साथ शामिल कर लिया। एग्जैक्टली इसी तरीके से रशिया ने भी एक ग्रुप बनाया और अपने दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लिया और इस तरीके से दो ब्लॉक बन गए। एक ब्लॉक कहलाया कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक कहलाया कम्युनिस्ट ब्लॉक। एक तरफ कहलाया कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ कहलाया कम्युनिस्ट ब्लॉक। और अब ये दोनों उठकर खड़े हुए कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी इसी पीरियड को कहा गया कोल्ड वॉर, इसी पीरियड को कहा गया कोल्ड वॉर। अब इसमें यहां पर ये नाटो कैसे बना उसे समझिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा देश अगर कोई है तो वो है रशिया। रशिया इस दुनिया में सबसे बड़ा देश है और रशिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई जिसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा गया। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं होगी। ऑल द रिसोर्सेज आर टू बी ओन्ड बाय द स्टेट्स। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर टू बी ओन्ड बाय द स्टेट, आर टू बी ओन्ड बाय द स्टेट। राज्य के द्वारा सारी की सारी जो शक्तियां हैं, जितने भी संसाधन हैं वो सारे गवर्नमेंट के हैं। किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के पास वो पैसा या प्रॉपर्टी नहीं होगा। सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास होगी। और इसके बाद यानी कि प्राइवेट फैक्ट्रीज और प्राइवेट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, सब चीजें बंद कर दी गई। यानी सब कुछ सरकारी, शॉर्ट में समझ लीजिए सब कुछ सरकारी होगा। दूसरी तरफ ये जो ब्लॉक था ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। कैपिटलिस्ट ब्लॉक ये कहता है
कि असलियत में हर चीज में आपको मिलेगी फ्रीडम। ये फोकस करता है कि हर चीज में होनी चाहिए इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसे समझ लीजिए, ये ही आपको पूरी ताकत के साथ समझाएगा और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण, यही होगा। अब जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को बराबर मिलेगा, उसकी मेहनत के अनुसार मिल जाएगा, समझे। और मेहनत से ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार मिलेगा कि आपको कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से आपको पैसा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, समझे। यहां पर दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहता है कि आपको फ्रीडम है, आप जितना मर्जी ताकत लगाइए, जितना कमा सकते हो कमाइए, सिर्फ हमें टैक्स दो, काम खत्म। ये दो बेसिक चीजें थी और उससे ज्यादा चीजें ये कि एक तरफ अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनकर उभरा जो कैपिटलिस्टों का नेता बन गया, दूसरी तरफ रशिया जो यूएसएसआर की फॉर्म में था वो असलियत में कम्युनिस्ट सरकारों का नेता बन गया और असलियत में दो विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 तक तो फिर भी ठीक था, 1925 या यूं कहें कि 1930s में जाके कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्टों के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ, उससे पहले तो बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही राइज ऑफ हिटलर होता है, जर्मनी में हिटलर का उदय होता है, तो असलियत में हिटलर जो था वो एक नेशनलिस्ट था। हिटलर नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवादी था, जर्मनी के बारे में सोचता था। अब क्योंकि हिटलर नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवादी था और जर्मनी के बारे में सोचता था, तो दोस्तों असलियत में वो कैपिटलिस्टों को और कम्युनिस्टों को दोनों का दुश्मन था। भाई हिटलर ब्रिटेन और फ्रांस का इसलिए दुश्मन था क्योंकि इन दोनों ने जर्मनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, और ये रशिया का इसलिए दुश्मन था क्योंकि रशिया वाले जर्मनी का नेशन खत्म करके उसमें कम्युनिस्ट अप्रोच अपनाना चाहते थे। तो नेशनलिस्ट असलियत में कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों के दुश्मन थे। अब जैसे ही हिटलर का राइज हुआ तो असलियत में ये दोनों आपस में मिल गए और इन दोनों ने मिलकर हिटलर को मारा। हिटलर जब खत्म हो जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट जो उस समय पर माना जा रहा था वो खत्म हो जाता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ। असलियत में वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। और इतना समझ लीजिए, हिटलर को मारने के पीछे एक रीजन ये था कि ना तो रशिया और ना ही ब्रिटेन और फ्रांस, यहां तक कि अमेरिका, ये चाहते थे कि जर्मनी जैसी कोई नई ताकत उभर कर आए। क्योंकि अगर जर्मनी का राइज होता तो जर्मनी जो है इधर से रशिया को धो रहा होता और इधर से फ्रांस, ब्रिटेन और इन सबको धो रहा होता। इसलिए दोनों की दोनों पावर्स कभी भी नहीं चाहती थी कि जर्मनी जैसी किसी पावर का राइज हो, उदय हो। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो राइवलरी between communist and capitalist came out in open. अब भाई कैपिटलिस्ट क्या चाहेगा? कैपिटलिस्ट चाहेगा फ्री मार्केट और मैक्सिमम मार्केट, समझे, और लीस्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, कम से कम कंट्रोल हो, और हमारी वाली जो विचारधारा वाली सरकारें हैं वो ज्यादा से ज्यादा देशों में हो, समझे, और उन मार्केट्स में हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जाके व्यापार करें। फ्री मार्केट हो, सरकार उसके ऊपर कंट्रोल ना करे, फ्री मार्केट। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक ये कहता है
कम्युनिस्ट ब्लॉक ये कहता है कि एवरीथिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड, एवरीथिंग मस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कंट्रोल में हो और सरकार के कंट्रोल में होगा सो दैट बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम कुड बी डन या गुड ऑफ द मैक्सिमम कुड बी डन। हाँ या ना? अधिकतर का या गुड ऑफ मैक्सिमम कुड बी डन यानी मैक्सिमम लोगों का भला किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किया जा सके। अब ऐसे में कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि कहीं पर भी ऐसी सरकार ना बने जो फ्री मार्केट को एस्टेब्लिश करे, और कैपिटलिस्ट ये चाहते थे कि कहीं पर भी ऐसी सरकार ना बने जहां कम्युनिस्ट सरकार बने और मार्केट को बंद कर दे। ये हमेशा क्लोज्ड मार्केट, क्लोज्ड या फिर रेगुलेटेड मार्केट की बात करते हैं। ये हमेशा ओपन और फ्री मार्केट की बात करते हैं। यही सबसे मेन बात थी, इसलिए ये चाहते थे कि इनके जैसी सरकारें बने और ये चाहते थे कि इनके जैसी सरकारें बने और ज्यादा से ज्यादा देशों में इनका इन्फ्लुएंस हो, ज्यादा से ज्यादा देशों में इनका प्रभाव हो। और यही रीजन है कि दोनों के दोनों ब्लॉक्स वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए, यहां तो रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और यूएसएसआर में स्टालिन थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन थे, मजबूरी में हिटलर के डर से एक दूसरे के साथ आए थे और दोनों ने मिलकर हिटलर को हरा दिया। अब हिटलर जिंदा नहीं रहा तो अब दोनों ने पूरी ताकत लगाकर, असलियत में अब दोनों के लिए कोई डर नहीं था, तो दोनों अब आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। यहां पर सबसे पहले रशिया ने स्पेस में अपने रॉकेट छोड़ने शुरू किए और अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। अब आप अंदाजा लगाइए, और थोड़े ही दिन के बाद रशिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो अमेरिका था वो ये जो अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस थे, इनसे 6000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था। यस, और ये जितने भी छोटे देश थे, इन सबके पास यहां पर ये रशिया होता था, या यूं कहें रशिया से ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा यूएसएसआर होता था। और यूएसएसआर के बाद पास मिसाइल्स भी थी और न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएसएसआर अगर एक एक करके देशों को जीतना शुरू कर दे तो कोई कुछ कर थोड़ा ना पाता, टेंशन्स क्रिएट होती। हिटलर ने भी ऐसा ही किया था, इकट्ठे सबसे थोड़ा ना लड़ा था, वो तो लास्ट में जाके इकट्ठे सबसे लड़ना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे एक एक करके सबसे लड़ रहा था, धीरे धीरे एक एक करके सबसे लड़ रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और यही काम यूएसएसआर कर सकता था। अब ऐसे में यहां पर एक सेंस, एक फियर डेवलप होता है, सबको एक डर डेवलप होता है कि कब यूएसएसआर किस पे हमला कर दे, और जब तक अमेरिका आएगा यूएसएसआर उस पर कब्जा कर चुका होगा और दूसरा देश क्या पता साथ दे या ना दे। इसलिए हर कोई, छोटे देश जो थे, ये डर की वजह से इन्होंने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की अप्रोच अपनाई। कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है साझा सुरक्षा। साझा सुरक्षा,
साझा सुरक्षा का मतलब है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में हमारे फ्रेंड्स होंगे, सारे के सारे कौन होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे, और वो फ्रेंड्स एक पर अगर कोई तीसरा हमला करेगा या कोई बाहरी आउटसाइडर, एक्सटर्नल एनिमी अगर होगा और किसी एक पर हमला करेगा तो अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल, कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। एक पर हमला, सब पे हमला होगा, फिर सारे के सारे उस हमले को रोकने के लिए लड़ेंगे। दिस वॉज द फैक्ट कि एक पर हमला सब पे हमला होगा, और क्योंकि एक पर हमला सब पे हमला है तो उस हमले को रोकने के लिए सारे लड़ेंगे और इकट्ठे मिलजुल कर लड़ेंगे, इकट्ठे होकर मिलजुल कर लड़ेंगे। और क्योंकि इकट्ठे होकर मिलजुल कर लड़ेंगे तो यहां पर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक अप्रोच हो जाती है। यही चीज यहां पर नाटो में दिखाई दी। फियर ऑफ जो यूएसएसआर था, फियर ऑफ यूएसएसआर, हालांकि पहले ब्रिटेन फ्रांस ने मिलकर एक सिक्योरिटी बनाई, फिर उसमें धीरे धीरे जर्मनी भी शामिल हो गया, और दूसरे देश जब शामिल होने लगे तो लास्ट में जाके ये नाटो बन गया 4 अप्रैल 1949। इन तारीखों को याद कर लेंगे तो पॉसिबली थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज साइंड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज साइंड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर साइन किए गए, और 12 मेंबर कंट्रीज वर देयर, और इनका 12 मेंबर कंट्रीज 12 सदस्य देश थे। जो की पॉइंट्स बता रहा हूं बस उतना ही करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया, यानी सारी की सारी जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं, सारी की सारी जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं, उन सब ने बैठकर मिलकर एक अलायंस बनाया। इसी को कहा गया इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, इसी को कहा गया इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। और ये जो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था, इन्होंने अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी डेवलप किया। तो यही सारे वर्ड हैं नाटो के बारे में कि ये असलियत में कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक सिस्टम है। शुरू में 12 थे, धीरे धीरे इसमें जुड़ने शुरू हो गए, और जो 12 थे आज के दिन वो 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट। और इसका सीधा सीधा मकसद था टू काउंटर यूएसएसआर को रोकना, सोवियत संघ को रोकना, यूएसएसआर को रोकना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मामला रहा होगा, समझे। अब ऑब्वियस सी बात है, और इसने बहुत सारे मैटर्स में अगर आप देखेंगे तो साथ मिलके काम किया है। शुरुआत हुई कोरियन वॉर से शुरुआत हुई, और अफगान वार जो 78 तक था, 1978 से लेकर 89 तक, उसके अंदर तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गल्फ वॉर के अंदर सारे के सारे मिलजुल कर सद्दाम हुसैन को हराते हैं, और उसके बाद जो 2001 के बाद का जो अफगान वॉर था, उसके अंदर भी, इराक वॉर के अंदर भी, हर जगह पर नाटो फोर्सेस ही जाती हैं और सब हमला करके जीत के आती हैं।
तो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री ब्लॉक जिसने रशिया के यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन किया और सब तरीके से आगे बढ़ा। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे तो अमेरिका पावरफुल इसलिए नहीं है कि उसके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, उसके दोस्त भी बड़े मजबूत हैं। उसने ये जो नाटो बना रखा है ये बड़ा ताकतवर है, समझे? नाटो बना रखा है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, समझे? तो यहां अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका और अमेरिका के नाटो कंट्रीज। तो अगर आप इसे वैसे भी देखेंगे तो टोटल ग्लोबल नॉमिनल टोटल जो मिलिट्री है, ग्लोबल नॉमिनल टोटल अगर आप निकाल लें कि पूरा का पूरा दुनिया का जो मिलिट्री बजट है, मिलिट्री बजट अगर पूरा निकाल लिया जाए तो उसका 57% जो है वो नाटो के पास है। यानी नाटो के देश मिलकर इतना सारा मिलिट्री स्पेंडिंग करते हैं। मिलिट्री बजट की जगह आप वर्ड यूज करें स्पेंडिंग। सोच कर देखिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो जितना बजट मिलिट्री पर खर्च करते हैं उसका 57% यानी नियर टू 60 सिर्फ नाटो के कंट्रीज स्पेंड करते हैं। और इन्होंने यहां तक टारगेट बना रखा है कि अगले 2024 तक हर कंट्री जो 30 मेंबर देश हैं, 30 मेंबर्स, 30 मेंबर जो देश हैं, 30 मेंबर जो देश हैं वो अपनी टोटल जीडीपी का 2% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। 2% ऑफ जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। गजब सिचुएशन है। तो ये इतना ताकतवर है, तो ऐसे में क्या चाइना काउंटर कर पाएगा इन सारे देशों को? 30 देश हैं अमेरिका के साथ, वो जो नाटो के मेंबर्स हैं कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो सारे के सारे लड़ेंगे, 30 मेंबर्स। और इसमें अभी इंडिया, जापान से लेकर बहुत सारे दूसरे देशों को इंक्लूड नहीं किया। शायद जापान तो है, बाकी दूसरे देशों को इंक्लूड अभी इसमें नहीं कर रहे हैं। तो जो ग्रुप है, अलायंसेस हैं, ये अमेरिका के जो अलायंसेस हैं ये चाइना को चिंता में डालते हैं। तो सोचकर देखिए क्या ये चाइना कंट्रोल कर पाएगा? आंसर है नहीं। और यही रीजन है अब जो बैठक हुई है इसमें नाटो ने चाइना को खुली धमकी दी है। नाटो ने चाइना को खुली धमकी दी है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।